यह बीमारी एक वायरस जनित बीमारी है और ये कैपरी पॉक्स वायरस फैमिली का ही एक मेंबर है। जैसे शीप पॉक्स और गोट पॉक्स वायरस है, वह भी कैपरी पॉक्स वायरस का ही अदर मेंबर है। इस बीमारी से हमारे देश में कई राज्यों में बड़ी महामारी फैल चुकी है। यह मुख्य रूप से गायों में ही पाई जाती है और कैपरी पॉक्स वायरस का जो इफ़ेक्ट है वो इस बार कुछ ज़्यादा ही देखने को आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पशुओं की रक्षा करें, खासकर से चूँकि गायों में फैल रही है तो गौ रक्षा का जो हम वचन लिए हुए हैं भारतवासी, उस पर हम विशेष रूप से कार्य करें। तो इसके लिए करना क्या है, यह बीमारी कहाँ, कैसे और किस रूप में आती है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके इलाज पर भी चर्चा करेंगे और बचाव के लिए भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यह कैपरी पॉक्स वायरस जनित बीमारी है, यानी ये एक वायरल बीमारी है। गायों में खास तौर से होती है और भैंसों में भी ये पाई गई है। पानी के नज़दीक रहने वाले जो भैंस हैं, महिषवंशी हैं, उनमें भी ये बीमारी देखने को मिलती है। हमको क्या करना है, अपने पशुओं को इससे कैसे बचें। सबसे पहले बात करेंगे लक्षण। 104 से लेके 107 डिग्री टेम्परेचर तक, यानी हाई राइज ऑफ टेम्परेचर इसमें आपको देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी पशु पहले दिन या दूसरे दिन चारा खाता रहेगा। दूसरा लक्षण, उसके शरीर पर नोड्स यानी गांठें निकलना शुरू हो जाएंगी और उन गांठों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, पूरे शरीर पर वो गांठें होती हैं। तीसरा लक्षण, पशु धीरे धीरे मुंह से सलाइवा डालना शुरू कर देता है, मुंह से लार उसके आना शुरू हो जाती है। उसके बाद पशु के पैरों में सूजन का लक्षण आपको देखने को मिलेगा। जब पशु में पैरों में खासकर सूजन आनी शुरू हो जाती है तो इसका अर्थ ये है कि हमारा पशु रोग की गंभीर अवस्था में पहुंच चुका है। ये इसका एक ऐसा संकेत है, आप इसको ऐसा समझिए कि अगर पशु के शरीर पर पैरों में खास तौर से सूजन नहीं है तो आप ये मान सकते हैं कि ये पशु अभी उतना गंभीर नहीं हुआ है जितना हो सकता था। तो उसकी सुरक्षा कीजिए, उसका उपचार करेंगे। चारा छोड़ देगा धीरे धीरे, उसको बैठने में दिक्कत होगी और बैठेगी तो खड़े होने में दिक्कत होगी, यानी शरीर के सभी जोड़ों में उसको दर्द महसूस होगा। ऐसी स्थिति में पशु उठते समय, बैठते समय बहुत दिक्कत महसूस करेगा। उसके लिए अब हम उपाय क्या करें, ये तो उसके लक्षण हो गए। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इस बीमारी का, या यूँ कहो कि वायरल से संबंधित किसी भी बीमारी का कोई पर्टिकुलर इलाज अभी भी हम लोगों के पास नहीं है। लक्षणों के अनुसार हमको उसका इलाज करना होता है। जैसे कि उसको बुखार है तो हम बुखार उतारने वाली दवाइयाँ उसको देंगे। मसलन कौन कौन सी दवाई देंगे उस पर अभी हम बात करेंगे। और जो गांठें हैं उसके लिए भी हम बात करेंगे, उसके लिए यानी त्वचा का जो रोग सामने नज़र आ रहा है उसके लिए इलाज करेंगे। जोड़ों में दर्द है उसके लिए इलाज करेंगे। एंटीबायोटिक्स, बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स उसको नहीं देंगे। हल्के एंटीबायोटिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल करना लाभकारी बताया गया है, जैसा कि अनुभव के आधार पर तमाम पशु चिकित्सा अधिकारीगण बता रहे हैं। तो इसके इलाज के लिए अगर हम बात करें तो जब तेज़ बुखार है उसके लिए आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। पैरासीटामोल एक जानी पहचानी दवा है, आप सब जानते हैं। क्योंकि जोड़ों में दर्द और इस तरीके की समस्या भी साथ में होती है, तो ऐसी स्थिति में हम कोई एक अच्छा सा NSAID हम इस्तेमाल करें। तो उसके लिए आप मेलोक्सिकैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पायरोक्सिकैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप निमेसुलाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि दर्द, बुखार और सूजन तीनों ही सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, तो हमें तीनों का ही ध्यान रखते हुए एक अच्छे से NSAID का इस्तेमाल करना है। प्रोकेन पेंसिलिन का इस्तेमाल इसके अंदर बहुत अच्छा आ रहा है। एंड्रोफ्लेक्सेसिन का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही चूँकि त्वचा से संबंधित रोग है तो
और वायरल बीमारी है, और वायरल बीमारी के लिए हमें ऐसे इम्यूनिटी को प्रमोट करने वाली दवाओं का इस्तेमाल भी अपने इलाज में करना चाहिए। तो आप लेवामिसोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 7 से 10 ml सबकुटेनियस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी का इंजेक्शन एस्कॉर्बिक एसिड के तौर पे तमाम कंपनियों का बाज़ार में उपलब्ध है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 ml उसकी मैक्सिमम डोज है, इससे ज़्यादा उसको नहीं देना चाहिए। और पेनिसिलिन 2 तरीके से उपलब्ध है बाज़ार के अंदर, एक सामान्य रूप में और एक लॉन्ग एक्टिंग के रूप में। आप LA का जो इंजेक्शन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंथिपेन LA एक प्रोडक्ट है, उसका मार्केट में उपलब्ध है, आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइक्रिस्टेसिन रोज़ाना देने वाला पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फैलने के लिए कि इसको फैलने से कैसे रोका जाए। हाँ, साथ ही एक बात और बताता चलूँ कि इसका जो बुखार है, किसी भी गाय का बुखार यदि वो पूरी तरह से रोगग्रस्त है तो उसका बुखार 3 से 5 दिन में जाकर के कम होता है, उतरता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि वायरल फीवर जब ह्यूमन बींग्स में भी हो जाता है तो वहाँ पे भी बुखार चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, इस तरीके से होता रहता है। तो इसमें भी सेम इसी तरीके के लक्षण यहाँ नज़र आते हैं। जब जब आप दवाई देंगे तो उसका बुखार उतर जाएगा, और जब जब आप दवाई का असर कम हो जाएगा तो बुखार वापस आ जाएगा। इसके लिए आप गोलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक वक्त आप इंजेक्शन लगा दें, दूसरे वक्त आप गोलियां इस्तेमाल करें। पैरासीटामोल की गोली भी दे सकते हैं, और निमेसुलाइड पैरासीटामोल की भी गोली दे सकते हैं। साथ में एक एंटीबायोटिक्स की गोली जो है वो आप अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन की गोलियां बाज़ार के अंदर उपलब्ध हैं। 1.5 ग्राम की मात्रा में भी आती हैं और 3 ग्राम की मात्रा में भी आती हैं। अगर आप इंजेक्शन्स नहीं लगा रहे हैं तो 3 ग्राम की मात्रा में आप एंटीबायोटिक्स की टैबलेट बोलस दें, और यदि इंजेक्शन साथ में लगा रहे हैं तो 1.5 ग्राम वाली गोली साथ में दें, और साथ में 2 गोली सुबह 2 गोली शाम निमेसुलाइड पैरासीटामोल की दें। निमेसुलाइड पैरासीटामोल गोली के रूप में इसलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक अच्छा NSAID है, तो उससे उसके जोड़ों के दर्द में भी वो राहत मिलती है। आप क्रोसीवेट के नाम से गोलियां बाज़ार के अंदर उपलब्ध हैं, आप उन बोलस का इस्तेमाल 2 सुबह 2 शाम बड़े पशुओं में कर सकते हैं। यदि कोई पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, कमज़ोरी वास्तव में आती ही है, वायरल फीवर में आती ही है, और ये एक वायरल फीवर है जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक वायरस जनित रोग है। तो LSD में क्या करना है, अगर कोई पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो आप उसको ओरली ORS वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी जैसे ह्यूमन बींग्स में ORS आता है, इसी तरह से पशुओं का भी ORS वेट आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम उसको लगातार खिला सकते हैं। जब उसका बुखार उतरने लगे तो आप उसको लीवर को ठीक करने वाली दवाएं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जुगाली करने वाले जो तमाम पाचक दवाइयाँ बाज़ार के अंदर उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुख्य बात जो यहाँ शेयर करना ज़रूरी है कि कुछ जो घरेलू उपाय हैं उसको हम क्या करें। सबसे पहले जो हम बचाव कैसे करें अपने पशु का, अन्य अगर हमारे पड़ोस में कोई बीमारी फैल रही है तो, या अपने आसपास में, अपने घरों में, अपने डेयरी फार्म में, कहीं पे भी अगर अपने पशु को सुरक्षित रखना है, किसी एक पशु में आ गई है तो क्या करें। जो पशु बीमार है उस पशु को तुरंत आइसोलेट करेंगे और उसे अन्य पशुओं से अलग उसको बांधेंगे, रखेंगे। उसका जो स्थान है वो साफ़ सुथरा रखेंगे, और मक्खी मच्छर का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये मच्छर से, और एक मोटी मक्खी होती है उससे, डांस भी बोलते हैं उसको, उससे भी ये बीमारी फैलती है। जो ब्लड सकिंग पैरासाइट्स हैं उससे ये बीमारी फैलती है। एक दूसरे पशु को जब वो बाइट करते हैं तो वहाँ जाकर के वो बीमारी को फैलाते हैं। तो उससे बचाव के लिए हमें अपने पशु को मक्खी मच्छर और डांस उन सब से दूर रखना होगा। तो इसके लिए आप नीम के पत्तों का धुआं आप हल्का सा शाम को सुबह को कर सकते हैं जब भी आपको लगता है। और नीम से बनी हुई कुछ स्प्रे बाज़ार के अंदर आए हैं, उसका इस्तेमाल आप अपने पशुओं पे कर सकते हैं। टिक्स जिन पशुओं को हो रहे हों, टिक्स मारने के लिए आप ऐसी दवाएं उनके ऊपर लगा सकते हैं। आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल इसमें बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा सभी
पशु चिकित्सा अधिकारीगण बता रहे हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और सभी पशुपालकों के लिए ये एक बहुत ही लाभकारी वीडियो सिद्ध होगा। यदि आपको लगता है कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।